आज हम चर्चा करेंगे स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य कूलाम के नियम के बारे में। उससे पहले हम यहाँ पर दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली है बिंदु आवेश या स्रोत आवेश, जिसको हम सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। दूसरा है परीक्षण आवेश। बिंदु आवेश क्या है? हमारे पास एक आवेश है Q। वो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको? विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर दूसरा आवेश जो है वो हमारे पास है परीक्षण आवेश। एक अन्य आवेश को हम लेके आए इस विद्युत क्षेत्र के पास, तो ये जो Q0 है ये परीक्षण आवेश है। अब क्या होगा कि ये जो Q आवेश है हमारे पास, जो कि बिंदु आवेश है, ये क्षेत्र बना रहा है और Q0 जो है इस क्षेत्र के कारण बल का अनुभव कर रहा है। तो परीक्षण आवेश क्या करता है? परीक्षण आवेश यह पता लगाता है कि कोई आवेश उपस्थित है या नहीं, और बिंदु आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये दोनों जो हमारे पास परिभाषाएं हैं बिंदु आवेश और स्रोत परीक्षण आवेश की, ये आगे कई न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी। चलो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं कूलाम का नियम। 1785 में चार्ल्स कूलाम ने स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य एक विद्युत बल का अध्ययन किया, उससे रिलेटेड एक प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि यदि दो स्थिर विद्युत आवेश हैं, एक उन्होंने माना कि मान लीजिए Q1 है और दूसरा है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है। बीच की दूरी कितनी मान ली? R है। अब ये Q1 आवेश जो है वो प्लस प्लस और Q2 भी प्लस हो सकता है, ये माइनस और माइनस भी हो सकता है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। यानी कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण और या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। तो कूलाम ने क्या कहा कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो किस प्रकार से होगा? पहला तो उसने ये कहा कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी बात उसने ये बताई कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों को एक साथ मिला दे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? Q1 F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो F बराबर K भी लिख सकते हैं। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाया, K कांस्टेंट ले लिया हमने, Q1 Q2 अपॉन में R²। इस K की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। यानी कि यहाँ पर K क्या चीज़ है? K हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे हम? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी कि निर्वात में कितनी विद्युत उपस्थित है उसको हम कह रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता। के यहाँ पर कूलाम नियतांक भी कहलाता है, कूलाम नियतांक भी इसको हम कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि आवेशों के मध्य निर्वात की जगह पर कोई माध्यम उपस्थित हो जाए तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन में बदल जाएगा, तब वो एप्सिलॉन जो होगा वो माध्यम की विद्युतशीलता कहलाएगा। अब अपने बात करते हैं कि कूलाम के नियम से एक कूलाम की परिभाषा क्या है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला
ये फार्मूला हमारे पास किसका फार्मूला है? कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया हमारे पास, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब हम एक कूलाम की परिभाषा बना रहे हैं इसी फार्मूले से, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यदि हम ये मान लें कि Q1 और Q2 जो है वो परिमाण में बराबर हैं और एक कूलाम के मान के बराबर है, और R बराबर जो है वो 1 मीटर है, तो F बराबर कितना होगा? F बराबर जो होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन। F बराबर कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। F की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ये प्राप्त होगी। तो इससे हमारे पास एक कूलाम की परिभाषा क्या है? ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं ये तब पढ़ रहे हैं जब आवेशों के मध्य निर्वात या वायु उपस्थित है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि निर्वात में स्थित विद्युत आवेशों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर कर दें तो उस स्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा वो कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो उस स्थिति में जो आवेशों का जो परिमाण होगा वो 1 कूलाम होगा। दोबारा से यदि हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि निर्वात में स्थित 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर कर दें और आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उस स्थिति में विद्युत आवेश का मान जो होगा वो कितना होगा? 1 कूलाम होगा। विद्युत आवेश का मान क्या होगा? 1 कूलाम होगा। अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप या कूलाम के नियम का कूलाम के सूत्र का सदिश रूप। इसके लिए हम क्या मानेंगे? हमारे पास 2 आवेश है, Q1 है और Q2। Q1 और Q2 2 आवेश हैं। इनको मूल बिंदु के सापेक्ष R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर पर मान लेते हैं। यानी कि Q1 का स्थिति सदिश जो है वो R1 वेक्टर है और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है। अब यहाँ पर 2 आवेश हमारे पास Q1 और Q2 हैं। दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएंगे या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है वो या तो Q2 पर बल लगाएगा या Q2 Q1 पर बल लगाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सदिश रूप है इसका R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है, और इन दोनों के Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी होगी वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? 11th के अंदर हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा है। तो त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जिस दिशा में हम एक ही दिशा में जा रहे हैं बराबर विपरीत दिशा में आने वाला जो चिन्ह है वो उसके बराबर हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग है, सदिश योग जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये किस प्रकार से बना? R21 वेक्टर कैसे लिखा गया? R21 वेक्टर लिखने का मतलब है कि यदि हम 1 से 2 की ओर जाते हैं, 1 से 2 की ओर जाते हैं, जिसकी ओर जाते हैं वो पहले आएगा और जिससे जाते हैं वो बाद में आएगा। तो इसलिए हमने लिखा है R21 वेक्टर। हम जा रहे हैं Q1 से Q2 की ओर, तो R21 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी प्रकार यदि हम ये बात करें कि यदि हम 2 से 1 की ओर जाएं, ऐसे 2 से 1 की ओर जाएं, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 2 वेक्टर। किसकी ओर जा रहे हैं? 1 की ओर। किससे जा रहे हैं? 2 से जा रहे हैं। तो R12 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसका परिमाण भी लिख सकते हैं। R12 वेक्टर का परिमाण इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का परिमाण। ये इसका परिमाण आ गया। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप की।
कूलॉम के नियम के सदिश रूप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि मान लीजिए यहाँ पर ये कहें हम कि Q1 जो है वो Q2 पर कितना बल लगा रहा है, Q1 जो है वो Q2 पर कितना बल लगा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। तो क्या आ जाएगा, Q2 पर बल आ जाएगा F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का परिमाण और R21 कैप। इसको अपने समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी कि Q1 जो है वो Q2 पर कितना बल लगा रहा है। इसी प्रकार हम ये भी पढ़ सकते हैं कि Q2 Q1 पर कितना बल लगा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर बल, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी हैं, जैसे 2 1 लिखा हो तो ये 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा F12, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, 2 से 1 की ओर जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल स्क्वायर और R12 कैप, R12 कैप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के बल आ गए, एक तो F21 है जो कि Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है, और F12 है जो कि Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है। इस प्रकार से, यानी कि जिस पे बल लगता है वो पहले आता है, जो लगाता है वो बाद में आता है। अब हम पढ़ते हैं इसके दो और हम इक्वेशन बना सकते हैं। वो किस प्रकार से बनेगी, 11th के अंदर हमने इकाई सदिश के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी कि आर वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आर कैप के बारे में। आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ आर। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसमें R12 कैप के लिए बात करते हैं। तो R12 कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R12। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। F12 वेक्टर इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें जो है इसकी वैल्यू लिखनी है, ये R12 कैप की वैल्यू लिखनी है इसमें। तो R12 कैप की वैल्यू क्या आ गई, R12 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R12 वेक्टर। अब ये इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का होल क्यूब और R12 वेक्टर। ये आ गया हमारे पास, एक नई इक्वेशन बन गई R12 वेक्टर की। आगे हम इसी प्रकार लिख सकते हैं R21 वेक्टर की इक्वेशन भी इसी प्रकार बन जाएगी। उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आई। कौन कौन सी इक्वेशन आई, पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई ये वाली, ये सदिश रूप है F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर और R21 कैप। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12
का होल स्क्वायर R12 कैप। और अब इसमें हमने क्या किया, R12 कैप की वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास नई इक्वेशन ये बन गई, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर। और इसी प्रकार अगली इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये बन गई, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का होल क्यूब और R21 कैप। क्योंकि हमारे को पता है 21 वेक्टर, क्योंकि हमारे को पता है R12 कैप जो होता है वो माइनस R21 कैप के बराबर है। कैसे, इसको हम वहीं डायग्राम में चलते हैं वापस, तो वहाँ देखते हैं कि R12 कैप 12 कैप जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा 12 कैप, और R21 कैप जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, Q2 की ओर होगा R21 कैप। तो दोनों की दिशा जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, यानी कि एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला जो बल है वो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर और दिशा में विपरीत होता है। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। और इस नियम में हमारे को एक बात और पता चल रही है कि कूलाम के नियम के सदिश रूप से हमारे को एक बात पता चल रही है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर उतना ही बल लगा रहा है और दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन हो रहा है। तो कूलाम के नियम से संबंधित निम्न पॉइंट हमारे पास आते हैं। पहला ये कि यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, अभी हमने बताया। दूसरा ये कि यह स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य कार्य करता है। तीसरा ये कि यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कैसे, कि Q1 और Q2 है और इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही यह बल कार्य करता है। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही यह बल कार्य करेगा, तो इसलिए इस बल का नाम क्या रखा गया, केंद्रीय बल भी इस बल को कहते हैं। यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, 1/r स्क्वायर के समानुपाती है बल, तो इसलिए यह दूरी के वर्ग व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यह कूलाम के नियम का सदिश रूप है, कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि हमने पीछे बताया था, यदि आवेशों के मध्य निर्वात की जगह पर कोई माध्यम भर दें, अब माध्यम भी दो टाइप से भर रहे हैं। एक माध्यम हम भर रहे हैं कि हमने ये Q1 आवेश लिया, ये Q2 आवेश लिया, इसके बीच में कंप्लीटली माध्यम भर दिया, कंप्लीट माध्यम भर दिया, पूर्ण रूप से माध्यम भरा हुआ है, निर्वात की कोई भी जगह खाली नहीं है निर्वात के लिए। इस माध्यम का जो पराविद्युतांक है वो हमने एप्सिलॉन r मान लिया। माध्यम का जो पराविद्युतांक जो है वो क्या मान लिया, एप्सिलॉन r। तो अब इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू एफ एम मान लिया मैंने, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fm इक्वल टू FV बटा में एप्सिलॉन r, FV बटा में एप्सिलॉन r। FV बटा में एप्सिलॉन r से क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा हो, निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम भरा हो, तो लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। धातुओं के लिए एप्सिलॉन r का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यदि एप्सिलॉन r की जगह पर हम लिख देंगे इनफाइनाइट, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, 0। जैसे पीतल है, तांबा है, तो यदि आवेशों के मध्य पीतल या तांबा उपस्थित है तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा,
क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान क्या है धातुओं के लिए इनफाइनाइट है। अब हम बात करते हैं कि आवेशों के मध्य यदि आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम उपस्थित है, जैसे यहाँ पर हमने ये कह दिया Q1 और Q2 है, और इसमें जो है वो आंशिक रूप से ये पराविद्युतांक माध्यम उपस्थित है T मोटाई का, और इसका पराविद्युतांक है मान लो एप्सिलॉन आर। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो r मान रहे थे हम, Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है, परंतु T मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका रख दी हमने जिसका पराविद्युतांक कितना है एप्सिलॉन r है। तो उस स्थिति में बल का मान क्या होगा, ये बल का मान आप नोट कर लेना, F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r माइनस टी प्लस टी रूट के की जगह पर हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, किसी बुक में के भी लिखा होता है, का होल स्क्वायर। यानी कि क्या वैल्यू होगी हमारे पास, यदि आंशिक रूप से पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंशिक रूप से जब आवेशों के मध्य पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो तो उस स्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल